भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपति रतन टाटा की प्रेरक कहानी, जहां विनम्रता, नेतृत्व और दिल से जुड़े रिश्तों ने उन्हें महान बनाया। जानिए कैसे एक साधारण जीवन और असाधारण कर्तव्यों ने उनके जीवन को आकार दिया और क्यों वे आज भी एक जिंदा किंवदंती हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के शांत माहौल में भारत के सबसे प्रतिष्ठित औद्योगिक परिवारों में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रतन नवल टाटा रखा गया और हालांकि उसका परिवार उसे विलासिता से भरा जीवन दे सकता था, उसकी राह उतनी सरल नहीं थी जितनी लोग सोचते थे। उनके पिता नवल टाटा टाटा परिवार में गोद लिए गए थे, जबकि उनकी मां सूनी टाटा एक सौम्य और शांत व्यक्तित्व वाली महिला थी। रतन केवल 10 साल के थे जब उनके माता पिता का तलाक हो गया। यह घटना रतन के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उन्हें उनके माता पिता के बजाय उनकी दादी लेडी नवजबाई टाटा ने पाला। दादी ने उन्हें कड़ी मेहनत, ईमानदारी और विनम्रता के महत्व के बारे में सिखाया। जहां एक ओर रतन के चारों ओर संपत्ति और समृद्धि थी, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दौर से ही लोगों की सेवा करने की जिम्मेदारी को गहराई से समझा। उनका पालन पोषण ऐसे माहौल में हुआ जहां उन्होंने सीखा कि जीवन का असली मूल्य लोगों के जीवन में बदलाव लाने में है, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ में। अपने 20वें वर्ष में रतन टाटा आर्किटेक्चर की पढ़ाई के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका गए। यह 1960 का दशक था, एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया में नए विचारों और नवाचारों का उदय हो रहा था। कॉर्नेल ने रतन को जीवन का व्यापक दृष्टिकोण दिया, जहां उन्होंने डिजाइन और समस्या समाधान में महारत हासिल की। 1962 में भारत लौटने के बाद जब अधिकांश लोग उन्हें परिवार के कारोबार में ऊंचे पद पर देखने की उम्मीद कर रहे थे, रतन ने टाटा स्टील में निचले स्तर से काम शुरू किया। उन्होंने पत्थर और चूना पत्थर की खुदाई की, भट्टियों में काम किया और मजदूरों के साथ घुल मिलकर फैक्ट्री के कठिन कामों को सीखा। यह अनुभव उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया। उन्होंने कंपनी को केवल व्यवसाय के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे उन लोगों के दृष्टिकोण से समझा जो इसे संभव बनाते हैं। यह अनुभव उनके नेतृत्व का आधार बना, जहां उन्होंने लोगों की भलाई को अपने व्यावसायिक फैसलों में सर्वोपरि रखा। 1980 के दशक के अंत तक रतन टाटा ने टाटा समूह में अपनी जगह बना ली थी। उनके नेतृत्व की शांत और दूरदर्शी शैली ने सबका ध्यान खींचा। 1991 में उन्होंने अपने चाचा JRD टाटा के बाद टाटा सन्स के अध्यक्ष का पद संभाला। बहुतों को संदेह था कि क्या रतन, जो स्वभाव से बहुत शांत और सरल थे, अपने चाचा की महान विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन रतन की ताकत उनकी दूरदर्शिता और साहसिक फैसलों में थी। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम रखा। जगुआर लैंड रोवर और टेटली टी जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों का अधिग्रहण किया और टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार, को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य हर भारतीय परिवार को कार खरीदने का सपना पूरा करना था। हालांकि ये व्यावसायिक उपलब्धियां महत्वपूर्ण थीं, लेकिन रतन टाटा के लिए उनकी पहचान उनके लोगों के प्रति गहरी देखभाल में थी। उनका नेतृत्व केवल मुनाफे के बारे में नहीं था, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के बारे में था। रतन टाटा के जीवन का एक हिस्सा उनकी एक असाधारण और व्यक्तिगत मित्रता के इर्द गिर्द भी घूमता है। यह कहानी तब शुरू हुई जब रतन को एक युवा इंजीनियर शांतनु नायडू से एक पत्र मिला। शांतनु ने एक अनोखा प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें उन्होंने आवारा कुत्तों को सड़कों पर दुर्घटनाओं से बचाने के लिए उनके गले में चमकीले कॉलर लगाने का विचार विकसित किया था। रतन, जो स्वयं पशु प्रेमी थे, इस पत्र से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने शांतनु को मिलने के लिए बुलाया। उनकी मुलाकात केवल एक साधारण बातचीत नहीं रही। दोनों के बीच उम्र का बड़ा अंतर होने के बावजूद
उनके बीच गहरी मित्रता पनपी। शांतनु ने जल्द ही रतन के निजी सहायक के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन यह रिश्ता महज पेशेवर नहीं रहा। रतन टाटा के लिए शांतनु एक बेटे के समान हो गए और शांतनु के लिए रतन एक पिता समान। रतन ने शांतनु को सलाह दी, उसका मार्गदर्शन किया और यहां तक कि उसे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में MBA करने के लिए प्रोत्साहित किया, जहां खुद रतन ने अपनी पढ़ाई की थी। यह दोस्ती न केवल उनके व्यावसायिक जीवन को प्रभावित करती थी, बल्कि यह उनके दिल की गहराई तक जा पहुंची। दो 2012 में 2 दशकों से अधिक समय तक टाटा समूह का नेतृत्व करने के बाद रतन टाटा ने अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ली। लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी उनका ध्यान पूरी तरह से टाटा ट्रस्ट्स पर था। यह भारत का सबसे बड़ा परोपकारी संगठन था, जहां उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और नवाचार पर अपना ध्यान केंद्रित किया। रतन हमेशा से ही एक सरल और विनम्र व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। उनकी पहचान न तो उनकी संपत्ति से थी, न ही उनके प्रभाव से, बल्कि उन लोगों से थी जिनकी जिंदगियों को उन्होंने छुआ। चाहे आपदा राहत हो या युवाओं को प्रेरणा देना, रतन टाटा हमेशा लोगों की सेवा में तत्पर रहे। उनकी और शांतनु नायडू की मित्रता ने इन वर्षों में और गहराई पाई और वे दोनों मिलकर कई परियोजनाओं पर काम करते रहे। शांतनु अब टाटा समूह में नए और युवा चेहरों में से एक थे, लेकिन रतन का मार्गदर्शन हमेशा उनके साथ था। टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय उद्योग जगत के सबसे प्रतिभाशाली उद्योगपतियों में से एक श्री रतन टाटा के निधन से हमें गहरा दुख हुआ है। देश ने अपना एक बेटा खो दिया है, लेकिन वह हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। उन्होंने न सिर्फ पूरी दुनिया में अपनी संस्था स्थापित की है, बल्कि उन्होंने भारत का नाम भी पूरी दुनिया में चमकाया है, जो देश की अर्थव्यवस्था में भी अहम भूमिका निभाता है। अपने पूरे जीवन में उन्होंने आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न परोपकारी कार्यों के माध्यम से देश और देश के लोगों की सेवा की है। उनका निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। हम पार्टनर स्टोरी की ओर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। टाटा समूह और उनके अनगिनत प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। और इस प्रकार रत्न टाटा की कहानी, एक विनम्र महानायक की कहानी जारी रहती है। यह सिर्फ उनके व्यापारिक कौशल की कहानी नहीं है, बल्कि उन जिंदगियों की कहानी है जो उन्होंने बदली, वह दया जो उन्होंने दिखाई और वह विरासत जो उन्होंने विनम्रता के साथ छोड़ी।